हेलो एवरीवन। आज मैं आपको कुछ चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ, जो चीज़ें हमारे आपके सभी की ज़िंदगियों से जुड़ी तो हैं, लेकिन हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि हम इन जिम्मेदारियों को समझें और जो हमारा देश के प्रति कुछ काम है उसको भी ज़रूरी तौर पे करिए। आप सब जानते हैं कि हिंदुस्तान का जो नाम है वो पूरे विदेश में बहुत गर्व शिक्षा के साथ में लिया जाता है। और ये भी बात सही है कि हिंदुस्तानों के ऊपर जो ब्रिटिश साम्राज्य था उसने काफ़ी हद तक जो है वो शासन किया। उसके पीछे की वजह लेकर के आते हैं कि यहाँ के पीपल जो थे वो पहले अनएजुकेटेड थे, और बाद में फिर क्या हुआ कि हमारे ही लोग विदेशों में जाकर के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में और बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में अपनी शिक्षा देते थे, अपनी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराते थे। पर आज कुछ टाइम से या कुछ वक्त से ऐसा हो रहा है कि उन सारी जगहों पे उन सारी जगहों पे जाने वाले जो लोगों की संख्या है या नॉमिनेट जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं उनकी संख्या पे काफ़ी भारी प्रभाव पड़ा है, स्पेशली उत्तर भारत से। मतलब कि जो दिल्ली, बॉम्बे, दिल्ली, यूपी, ये सभी एरिया हैं इस पे। देखिए, मैं आपको पूरे विश्व की बात नहीं करूँगा, पूरे इंडिया की बात आपसे नहीं करूँगा। मैं बात करूँगा एक बहुत ही छोटी जगह जहाँ पे जिसका नाम है उत्तर प्रदेश, और उसमें भी छोटी एक जगह है जहाँ पे इलाहाबाद या प्रयागराज जिसे भी जाना जाता है, उसके बारे में कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा देश भ्रमण नहीं किया है, लेकिन हाँ ये बात है कि मैंने अपने यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को बखूबी समझा है, क्योंकि मैं इससे 5-6 साल 7 साल से ज़्यादा जो है इसके साथ में मैंने वक्त गुजारा है। तो बात करते हैं कि आखिर हम किस मुद्दे पे बात करना चाहते हैं। पहले इस मुद्दे को आप पहले समझिए। मेरा मेन मुद्दा ये है कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी बन रही है, क्या वो फ्यूचर के लिए रिलायबल है, क्या वो फ्यूचर के लिए अच्छी है या फिर नहीं है। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, क्या एजुकेशन पॉलिसी को बेहतर करने से हमारी शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो जाएगी। दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ कि यहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ जो पहले बहुत टॉप मोस्टेड हुआ करती थी, उनका आज ये हाल क्यों हो रहा है। ये तीन एक ऐसे मुद्दे हैं जिस पे लोग आंख बंद करके 5-6 घंटे बोल सकते हैं, बट फैक्ट की बात आप समझिए। सबसे पहले मैं आता हूँ वजह के ऊपर, नई एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, जिसके अंतर्गत कई कोर्सेज में सुधार किए गए हैं, कई जो बहुत पुराने सिस्टम चलते चले आ रहे हैं, सिलेबस चलता चला आ रहा है, उसमें सुधार किए गए हैं। लेकिन नामों को बदल देने से, केवल नामों को बदल देने से एजुकेशन पॉलिसी नहीं बदली जाती है। उसको बदलने में थोड़ा सा वक्त लगता है। पर कैसे बदलेंगे आप? सवाल ये उठता है कि आप इस एजुकेशन पॉलिसी को कैसे बदलेंगे। मेरी बात को ज़रा समझिएगा। हम स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं, प्रोफेसर रज्जू भैया जैसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती थी। पहली चीज़ तो यूनिवर्सिटी का नाम एक पर्टिकुलर इंसान के नाम पे, चलिए सम्मान के तौर पे दे भी दिया आपने, लेकिन अगर वो इतने ही सम्मानित व्यक्ति थे तो आपका कार्य भी सम्मानित होना चाहिए था। बट ये यूनिवर्सिटीज़ रेगुलर डिग्री प्रोवाइड कराती है बच्चों को जो पूरे इंडिया में हर कहीं पे काम कर सके। समझिएगा मेरी बात को, पूरे इंडिया में हर कहीं काम कर सके। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो है वो डिग्री प्रोवाइड कराती है अपने तरफ से। प्रोफेसर रज्जू भैया के अफिलिएटेड कॉलेज इतने सारे हैं कि जिसका कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता। पहली गड़बड़ी। अगर एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता है तो उसके अंदर सारे बच्चे, जिनको स्पेशल नीड है वो भी, जो अच्छे हैं वो भी, जो बुरे हैं वो भी, सभी के सभी उस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एजुकेशन ले रहे हैं। अब आप बोलेंगे तो इसमें बुराई क्या है? बुराई इस एजुकेशन सिस्टम में है। बात बस इतनी सी है, समझिएगा ज़रा मेरी बात। आप सब जानते हैं मैं किस मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ, लेकिन इसकी गंभीरता को आप समझिए। जब आप प्रोफेसर रज्जू भैया के
ऑफिस जाएंगे, उनसे बात करेंगे, तो वहाँ पे 3-4 विधायक नेता ऑलरेडी वहाँ पे बैठे रहते हैं। ठीक, समझिएगा मेरी बात। तो 4-5 विधायक नेता वहाँ बैठे रहेंगे, जिनकी 10 से 12 डिग्री कॉलेजेस ऑलरेडी चल रही होंगी। और 10-12 डिग्री कॉलेजेस में ना तो योग्य टीचर आपको देखने को मिलेंगे, ना तो कोई अच्छी तरीके की व्यवस्था देखने को मिलेगी, ना तो अच्छी लैब फैसिलिटीज़ देखने को मिलेगी। नथिंग, कुछ भी नहीं है। मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि ये लोग किराए के सामान को लाते हैं और उसे शो करते हैं, पैनल बैठाते हैं, और पैनल बैठाने के बाद सारे किराए के सामान चले जाते हैं, और फिर बच्चे को पूरे साल कुछ नहीं कराया जाता है। उसके बाद टीचर्स के ऊपर आ जाते हैं। ये सभी बच्चों से अप्रॉक्स BA BSc के अंदर 6,000-7,000 के आसपास में फ़ीस लेते हैं, और फीस लेने के बाद एक टीचर हायर करते हैं जिसको ये 12,000, 15,000, 20,000, 12,000, 15,000 तक मान लीजिए, 20,000 तो बहुत बड़ी बात मैंने बोल दी, इतने पे कोई एक टीचर हायर करते हैं, और उसका भरपूर शोषण करने के बाद और उससे संपूर्ण मदद मांगने के बाद फिर आता है इनका त्यौहार का समय। त्यौहार का समय कौन सा होता है? इनके एग्ज़ाम का समय। एग्ज़ाम में प्रोफेसर रज्जू भैया ने के आदेश से जो है हर कमरे में 2 कैमरे लगवाए गए हैं, वहाँ पे माइक भी लगवाई गई है। मैंने कहा मैं उस जगह पे कार्यरत था, तो आपको पता है कि मैं जो भी बात कर रहा हूँ वो बहुत ही ट्रूली फैक्ट से कर रहा हूँ। एग्ज़ाम टाइम पे होते होते ये क्या काम करते हैं कि उन कैमरों के कनेक्शंस को थोड़े टाइम के लिए रोक देते हैं, माइक कनेक्शन को बंद कर देते हैं, या कैमरे चालू रखते हैं, माइक कनेक्शंस को ऑफ कर देते हैं, और कमरे के बाहर से ये बच्चों को नकल कराते हैं। अब इसी बात को मैं एजुकेशन पॉलिसी से जोड़ता हूँ। आप एजुकेशन पॉलिसी कुछ भी कर लीजिए, कितना भी कॉम्प्लेक्स करिए, कितना भी सुटेबल करिए बच्चों के लिए, लेकिन क्या फ़ायदा? क्योंकि जो एजुकेशन पॉलिसीज़ आप बना रहे हो वो एजुकेशन पॉलिसी से बच्चे को लेना देना ही नहीं है। सपोज दैट अगर बच्चे को ABCD लिखना है, बच्चा ABCD लिखेगा। बच्चे को WORD वर्ड लिखना है तो बच्चा WORD वर्ड नहीं बोलेगा, वो WORD ही जो बोलेगा वही वो सुनेगा, वही वो लिखेगा। उसको जानने का प्रयास नहीं किया जाएगा, क्योंकि साल भर ये बच्चे, ये गार्जियन, ये टीचर्स जो इतना बड़ा क्राइम कर रहे हैं और उस क्राइम के भागीदार एक साथ होते हैं। जब बच्चे में आप फेल होने का डर नहीं डालेंगे, बच्चे में सफलता चीज़ें नहीं सिखाएंगे, तो बच्चा कैसे पढ़ेगा? मुझे आप बताइए। पेरेंट खुद बच्चे को कहता है कि बस तुम 12th तक पढ़ लो, उसके बाद तो डिग्री खरीदने पे मिल जाती है। तो ऐसी एजुकेशन पॉलिसी का क्या मतलब, जो कभी आप अप्लाई ही नहीं कर पाओगे। आपने एजुकेशन पॉलिसी बना तो दिया, पर आप एजुकेशन पॉलिसी बनाते हैं समाज को बेहतर करने के लिए, पर समाज बेहतर हो कहाँ रहा है? आज मेरा खून खौले और अगर आज मैं VC के पास में जाऊं और यही बात की कंप्लेन उनसे करूं, तो क्या मेरी सुनवाई होगी? जी नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे 4 विधायक और मंत्री वहाँ पे ऑलरेडी बैठे हुए हैं। और बात यहीं तक ख़त्म नहीं होती है, बात सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर भी बराबर आती है, जो प्रैक्टिकल में आने वाले सारे रुपयों का गमन करते हैं। प्रैक्टिकल लैब के लिए, सौंदर्यीकरण के लिए इन सारे पैसों का गमन किया जाता है। अगर हर साल बजट पेश होता है तो ये पैसे आते क्यों नहीं है? यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में बच्चों को प्रैक्टिकल के सामान अपने घर से लाने पड़ते हैं। कैन यू इमेजिन? मतलब कि ऐसे एफिलिएटेड कॉलेजेस इन्होंने बना करके रखे हुए हैं जहाँ पे गाय भैंस टहल रही हैं। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के कॉलेज हैं और हम अपने आप को पूर्वांचल का ऑक्सफोर्ड समझते हैं। नंबर 1। अभी प्रोफेसर रज्जू भैया को मैं ख़त्म नहीं करूँगा, अब आते हैं सीधे मुद्दे पे। चलिए आपने नकल करा भी ली, पर जिस गुणवत्ता के साथ भाई साहब कॉपी जांचते हैं, हमको भी नहीं समझ में आता कि ये कॉपी जांचते हैं या अपनी आंखों पे काला चश्मा पहनते हैं।
ये कॉपी जांचने के लिए ये भी तय नहीं करते हैं कि बीएड कर रहा जो बच्चा है वो कॉपी इंग्लिश में लिख रहा है या कॉपी हिंदी में लिख रहा है। अगर कॉपी इंग्लिश में लिख रहा है तो वो इंग्लिश वाले के पास नहीं जाती है। अभी मैं हाल की बात बता रहा हूँ। चलिए, मेरा पेपर तो बहरहाल बीएड इंग्लिश में था, तो मेरे अगल बगल कोई इंग्लिश में लिख नहीं रहा था, तो नकल होने की कोई संभावनाएं नहीं थी। ठीक, बाकी सारे बच्चे जो है अपना अलग अलग एक अरेंजमेंट करके और वो अपना प्रॉपर बीएड की कॉपी लिखे जा रहे थे। कोई अलग कमरा लिया हुआ है 2000-5000 दे करके, कोई 500-600 दे के अपना क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा है। और एक बच्चे ने तो हद ही पार कर दी, बसपा की रैली लिख करके आया और वो पास हो जाता है। यहाँ तक कि कुछ टाइम बाद मुझे खबर मिलती है कि किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज से भाई साहब को मेडल भी मिल रहा है। जो बसपा की रैली के बारे में लिख के बीएड कर रहा है उसको मेडल कैसे मिल सकता है, मैं ये सोच रहा हूँ। तो आप एजुकेशन सिस्टम समझ रहे हैं ना मेरी। और ये जाते हैं, बनते हैं हमारे देश के युवा बेरोजगार। तब तो बेरोजगार मैं भी हूँ, क्योंकि हमारे इस देश की जो सोच है वो ऐसी है। अभी कल मैं एक लोगों से मिला, हमारे यहाँ पे एक कर्मचारी हैं, यादव जी हम लोग उनको कहते हैं, और बड़े बढ़िया ठीक ठाक अच्छे इंसान हैं। एक बाप के नाते उन्होंने जो बात कही वो बेशक तौर पे बहुत अच्छी थी कि सर कोई लड़का बताइए जो गवर्नमेंट जॉब में हो, पुलिस आर्मी और वकील ना हो। गवर्नमेंट जॉब में हो, पुलिस आर्मी वकील ना हो। क्या बुराई है आर्मी में, क्या बुराई है पुलिस में, और क्या बुराई है वकील में। फिर मैंने उन्हें बोला, कहा कि वकील तो हमारे फैमिलीज़ में भी कोई बुराई नहीं है, कोई दिक्कतें नहीं है। तो दूसरी बात थी गवर्नमेंट जॉब की कि लड़का जो है वो गवर्नमेंट जॉब में हो। क्यों मानते हैं हम ऐसा, क्यों है हमारी सोच ऐसी, क्यों है हमारी सोच ऐसी कि एक गवर्नमेंट जॉब वाला ही दुनिया में सारे काम कर सकता है स्टेबल। जितने घंटे की जॉब वो करता है उतने घंटे की जॉब प्राइवेट जॉब भी होती है। लेकिन मैं आपको इस समस्या से क्यों जोड़ रहा हूं, इस समस्या से मैं यही जोड़ रहा हूं आपको कि जब आप उस वीसी के पास जाएंगे और आप उस वीसी से पूछेंगे कि मैम ये क्यों हो रहा है यहाँ पे ऐसा, सर ये क्यों हो रहा है यहाँ पे ऐसा, क्यों कराया जा रहा है ये नकल, क्यों आप लोग आंखें नहीं खोल रहे हो, तो वो आपको 2 रीज़न देंगे। पहला रीज़न, कहाँ कहाँ देखें, तो आपने इतने एफिलिएटेड कॉलेज क्यों बनाए। अगर आपके मन में ख्याल है कहाँ कहाँ देखें, तो आपने इतने कॉलेजेस क्यों बनाए। जब कोई वनडे एग्जामिनेशन में 10 लाख की संख्या एक ऑनलाइन एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज की जाती है जब, तो कोई नकल नहीं होती है या नकल बहुत कम होती है, तो आप भी उसी तरह का एग्ज़ाम क्यों नहीं ऑर्गेनाइज करवाते, जबकि एक नकल ना हो। करवा सकते हैं ना आप, बेशक करवा सकते हैं। तो आप उसी तरीके से एग्ज़ाम को ऑर्गेनाइज करवाइए, अपने पूरे कंट्रोल में लीजिए। आप अपना सारा कंट्रोल उठा करके छोड़ देते हैं। नोडल सेंटर में आधे घंटे पहले कॉपी पहुंचती है, पेपर पहुंचता है, 15 मिनट में पेपर स्कूल में, बचे 15 मिनट में पेपर को फाड़ा जाता है, व्हाट्सएप किया जाता है और वहाँ से फिर नकल सीधे सीधे पेपर सॉल्व होकर के बच्चे को मिल जाता है। ये प्रोसीजर है, ऐसा ही होता है हर जगह पे। और बड़ी बड़ी वैकेंसी, स्टेट, सुपरटेट, हर चीज़ में तो ये हो रहा है। मेरी बात सुनने में बहुत ही खराब लग सकती है, बट सच्चाई यही है। टीचर अपने ही पैर को काट रहा है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैंने बहुत दफ़े ये बात कही है, टीचर अपने ही हाथ को काट रहा है। अपने ही अहमियत को टीचर इस अर्थ पे ख़त्म कर रहा है, बच्चों को अनएजुकेटेड, नकलची बना करके। क्यों कर रहा है, अब इसके बारे में भी समझिए। प्राइवेट कॉलेजेस जितनी भी हैं जो रेगुलर डिग्री प्रोवाइड कराती हैं, फीस लेने के बाद अपने यहाँ के बच्चों के नंबर्स को देखती हैं। जैसे मान लीजिए किसी कॉलेज में 50 बच्चे हैं, 50 बच्चों में से 4-5 ही बच्चे जो है वो कॉलेज आने में इच्छुक हैं। समझिए 4-5 बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, जिनके माँ बाप जो है उनका एडमिशन किसी बाहर शहर में नहीं करा सकते हैं, लोकल कराने के लिए उन्होंने उसका एडमिशन गांव के ही किसी डिग्री कॉलेज में करा दिया।
आपकी सोच अच्छी है, मैं मानूंगा, लेकिन अगर सोचिए कि वो डिग्री कॉलेज इतनी अच्छी हो कि दम करके जो है मेहनत करके करे, तो पूरे के पूरे एरिया का भविष्य सुधर जाएगा। लेकिन जब मैंने इसी बात पे उंगली उठाई और मैंने बोला कि मैं नकल नहीं कराऊंगा या फिर इस तरह की चीज़ें हैं, आप अपनी व्यवस्था को सुधारिए, तो प्रबंधक कहता है कि मैं तो सुधर जाऊंगा, फिर ये 50 बच्चे जो आपको एडमिशन के लिए मिल रहे हैं ये चले जाएंगे अगले स्कूल में। उसकी बात में बहुत बड़ी ग्रेविटी थी। ये बात सही है कि जब वही 50 बच्चे किसी दूसरे स्कूल में जाएंगे तो इस स्कूल में ताला लग जाएगा, आप अच्छाई करने जाएंगे और आपका सर्वनाश हो जाएगा। तो ज़रूरी क्या है कि घाव को पूरी तरीके से साफ किया जाए। वहाँ के जितने स्कूल हैं, अगर सारे स्कूल एक ही स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करें तो आदमी उस जगह जाएगा जो अच्छी गुणवत्ता प्रोवाइड कराएगा, जो अच्छे टीचर प्रोवाइड कराएगा। और तब ये स्कूल ढूंढेंगे उन टीचरों को, क्योंकि ये स्कूल कुछ नहीं करते। अगर इनके स्कूल में 50 से में 5 बच्चे हैं तो ये स्कूल कॉलेजेस क्या करते हैं कि पूरे टाइम कॉलेजों की भर्ती नहीं, टीचर्स की भर्ती नहीं करते हैं। मतलब ये अपने 12,000 15,000 रुपीज़ को भी सिक्योर करते हैं और उसके बाद ये नकल में उस टीचर को बुलाएंगे एग्ज़ाम के टाइम पे, नकल के टाइम पे, और फिर उसके जेब में कुछ पैसे डालेंगे और अपना काम बना लेंगे। अब कितने डाल सकते हैं आपको पता होगा। जो काम के लिए उन्हें महीने भर का 1 लाख, साल भर में 1 लाख 1.5 लाख देना होता था, वो अब वो काम मात्र साल भर में 5,000 से। तो किसकी वैल्यू ख़त्म हुई? टीचर की। उसने अपना ज़मीर बेचा, ईमान बेचा और पाया क्या? कुछ नहीं। लेकिन अगर आप एजुकेशन सिस्टम में, उतने डिग्री कॉलेजेस में अगर सारे एजुकेशन सिस्टम बेहतर हो जाएं तो आदमी उस कॉलेज को पैसा भी देगा, टीचर्स भी देगा और गुणवत्ता वाले बच्चे, क्योंकि क्वांटिटी बढ़ जाएगी। क्वांटिटी बढ़ेगी तो आपके पास में पैसे भी आएंगे और आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ऐसा एजुकेशन सिस्टम चाहता हूं मैं। आप डिग्री कॉलेज खोलिए, लेकिन अगर आप उसकी निगरानी नहीं रख पा रहे हैं तो इसको बंद कर दीजिए। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि ये हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या है। अदरवाइज़ ये नो नेशनल किसी तरीके की न्यू एजुकेशन पॉलिसी काम नहीं करेगी। जब सबको कॉपी लेकर के छापना ही है तो फिर कैसी बात की एजुकेशन पॉलिसी। सुकून होता है कॉन्वेंट स्कूल या फिर इस तरीके के स्कूलों में, सही है, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, अपना छोड़ दिया, अपना बच्चे गए पेपर दिए, फेल हुए पास हुए, ये अच्छी चीज़ होती है। सो आप सभी से निवेदन है कि अपने बच्चों पे बहुत ध्यान रखिए। और हाँ, इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी को समझना चाहिए कि तुम्हारे रिजल्ट के लिए बच्चा 17-17, 16-16 घंटे पढ़ रहा है, तो तुम अपने प्रति बहुत ईमानदार रहो। उम्मीद है आप सबको इस वीडियो से कुछ जानने को मिला होगा। बहुत गुस्सा भरा अंदर, लेकिन सब नहीं निकाल सकता। थोड़ा सा रहने दो, सामने निकालेंगे। थैंक यू वेरी मच।